हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसी से और जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक में इंक्लूड है, जिसे रोड सेफ्टी। क्योंकि अभी आप जानते हैं हाल ही में टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे 2012 से 2016 के बीच में, साइरस मिस्त्री जी, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। और उसका कारण बोला जा रहा है कि उन्होंने जो बैक सीट पे बैठे थे और सीट बेल्ट नहीं लगाया था, और जो फ्रंट सीट पे 2 लोग बैठे थे तो वो उन लोगों ने सीट बेल्ट का यूज़ किया था, तो वो इंजर्ड हुए हैं, बट उनकी डेथ नहीं हुई, फैटेलिटी नहीं हुई है। तो ये जो बैक सीट के दोनों लोग थे तो उनकी फैटेलिटी हुई है। तो यहाँ पे आप देखा जा सकता है सीट बेल्ट जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए। तो अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो जितनी भी कार्स हैं उनकी बैक सीट पे सीट बेल्ट का प्रोविज़न किया जाएगा। तो ये बात हुई न्यूज़ की, कॉन्टेक्स्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये जो यहाँ पे फ़ोटो है, इनका नाम है नील बोहलिन। इन्होंने ही सीट बेल्ट को जो है इन्वेंट किया था। इसे 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं। 3 पॉइंट सेफ्टी आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ही है, एक पॉइंट ही, और फिर एक इधर पे पॉइंट है। ये 3 जगह से इसको लगाया जाता है, तो इसको 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट कहते हैं। तो इसका इन्वेंशन किया था, और सबसे पहले वॉल्वो कंपनी ने 1959 में जो कार लॉन्च की थी उसमें सीट बेल्ट का प्रोविज़न सबसे पहले वॉल्वो ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आते हैं, अगर इंडिया में डेटा देखा जाए कि कितनी लॉसेस होते हैं ये जो एक्सीडेंट्स की वजह से, तो करीब इंडिया जो है 3% अपनी जीडीपी का जो है गंवाता है रोड एक्सीडेंट की वजह से। और अगर देखा जाए ये जो रोड एक्सीडेंट मेनली होते हैं तो इसमें यंग एडल्ट की सबसे ज़्यादा जो है नंबर्स है। तो अगर 18 से 45 वर्ष के लोगों को देखा जाए तो उसमें करीब 72% लोग 18 से 45 के अंतर्गत होते हैं, और वर्किंग एज ग्रुप जो कि 18 से 60 होती है उसमें करीब 90% से सिर्फ 3% लोग कम हैं। तो आप समझ रहे हैं बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये रीज़न इसका ये है कि एक तो जो यंगस्टर होते हैं तो उनका तो मेनली स्पीडिंग की वजह से और भी काफ़ी चीज़ें हैं, और वर्किंग एज पॉपुलेशन ही जो हमारी है वो ज़्यादातर बाहर काम के लिए निकलती है, और रोड पे ज़्यादातर वैसे ही जो वर्किंग पॉपुलेशन है वही ट्रेवल करती है। तो दिस वाज द रीज़न इसका जो है। और अगर हम डेटा देखें तो करीब इंडिया जो है 1.5 लाख के अराउंड जो है नंबर है लोगों की डेथ होती है हर साल। और अगर एनसीआरबी का डेटा अगर बोला जाए तो करीब इन्होंने अभी जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें कहा गया था जो रोड एक्सीडेंट का जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो थोड़े घट गए हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर किया जाए, देखिए फैटेलिटी रेट अगर देखा जाए तो अगर 2001 से इसको कंपेयर करें तो 2001 में करीब 26.9% लोग जो है डेथ हो जाती थी। अगर इनको देखा जाए, जो अगर 100 नंबर में देखा जाए, अगर 100 एक्सीडेंट रोड पे हुए हैं तो उसमें से करीब 27 लोगों की डेथ हो जाती थी। और वही डेटा अभी बढ़ के करीब 2020 में अगर देखें तो ये बढ़ के नंबर हो गया है 37.54। तो आप देख सकते हैं करीब 1.5 से भी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हुआ है इन 20 सालों में। तो ये 20 सालों का जो इंक्रीज़ है ये क्रेडिट जाता है, आप देख सकते हैं हमारे रोड पे कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इंडिया की, तो बहुत सारे रीज़न है, अर्बनाइजेशन बहुत जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये कुछ रीज़न है। तो चलिए इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो क्या क्या कॉज होते हैं जो हमारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, इनका मेन क्या क्या कारण है। तो पहला अगर कारण देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बोला जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट यानी कि जो रोड की कंडीशन देखा जाए, व्हीकल की कंडीशन देखा जाए, आप देखते होंगे रोड पे कुछ कुछ व्हीकल हैं जो कि जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करते हुए जाते हैं। तो ये सब जो व्हीकल की कंडीशन ख़राब होने की वजह से भी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। और कभी कभी आप ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि मान लीजिए कोहरा है, या फिर ठंडी में मेनली ये जो कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से, पुअर विजिबिलिटी की वजह से जो है रोड एक्सीडेंट होते हैं। और कहीं पे लाइटों की कमी, कुछ कुछ रीजन में आप जाते होगे रात में, वहाँ पे आप देखते होगे लाइट नहीं है, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। और
कुछ कुछ रोड आप सुनते होंगे, कुछ रीजन होते हैं, कुछ रोड होती हैं जो मेनली फेमस होती हैं, यहाँ पे जो कारण है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो उसका जो मेन कारण होता है, तो हो सकता है उसके डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ हो, उसकी इंजीनियरिंग क्वालिटी में कुछ, सिविल इंजीनियर जो है काफ़ी अच्छे कॉलेज से अगर निकले हों, पास आउट किए हों, उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग क्वालिटी में उसमें गड़बड़ कर दिया हो। मटेरियल कंस्ट्रक्शन में आप देखते हैं कितनी दिक्कतें होती हैं। तो ये सब कुछ कारण हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट हैं जो कि रोड एक्सीडेंट को बढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद नेग्लिजेंस और रिस्क की बात करें तो आप जानते हैं लोगों को रिस्क लेना कितना पसंद है। जैसे कि ओवर स्पीडिंग करते हैं लोग, रेस लगती है कि कौन जीतेगा या फिर कौन जल्दी मरेगा। और ये इन्फ्लुएंस किसका, लोग अल्कोहल पी के, ड्रिंक एंड ड्राइव मना है, हर रोड पे लिखा रहता है, लेकिन लोग तब भी करते हैं। लोग ड्रग्स का यूज़ करके उसके साथ साथ जो है वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये कितना ज़्यादा हानिकारक है आप समझ सकते हैं, लेकिन लोग फिर भी इसको बार बार करते हैं। ये लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। तो ये बात हुई। और जैसे कि हेलमेट आप देख लेंगे, हेलमेट अभी जब ये मोटरसाइकिल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसके बाद से इतना हेफ्टी फाइन हो गया है, तो फिर अब देख रहे हैं कि लोग थोड़ा बहुत रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। बट वैसे भी लोग अगर जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है तो वो कोशिश करते हैं कि बच के निकला जा सके बिना रूल्स को फॉलो किए। और फिर उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस की बात करें, लैक ऑफ अवेयरनेस की यानी कि लोगों को, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि जैसे एयर बैग वाली क्वालिटी चीज़ें होती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ये सब चीज़ें नहीं पता होने के कारण भी कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। और फिर डिस्ट्रैक्शन, आप जानते हैं लोग फ़ोन पे बात करते हुए, टिकटॉक बनाते हुए, बहुत सारी चीज़ें करते हुए रोड पे जाते हैं, तो वो भी एक कारण है। और फिर उसके बाद व्हीकल सेफ्टी अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो देखिए, अगर 2014 का एक ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम था, इसको चलाया गया था, तो इसमें ये देखा गया था जो इंडिया के जो टॉप मॉडल, टॉप सेलिंग कार्स हैं, उनको टेस्ट हुआ था, उनका क्रैश टेस्ट हुआ था। उनको जो है फ्रंटल इम्पैक्ट करके कि अगर क्रैश होता है तो कैसे मतलब जो अंदर लोग हैं उनको बचाएगा। तो इसमें से इस कार टेस्ट में जो टॉप सेलिंग कार थी उसमें मैक्सिमम कार जो है फेल हो गई थी। तो आप देख सकते हैं जो टॉप सेलिंग कार है उनकी हालत ऐसी है। तो फिर ये बात हुई व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड की, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये ओवरलोडिंग देखें तो आप समझ रहे हैं, लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए, बचाने के लिए लोग ओवरलोडिंग करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स का रोड पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेज़र, हम क्या क्या मेज़र ले सकते हैं ताकि इनको कम किया जा सके, जो रोड एक्सीडेंट है कम किया जा सके। आपको एक रिपोर्ट बताना चाहूँगी, लैंसेट की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था अगर थोड़ा बहुत ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट हैं इंडिया में, अगर इसको थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए तो करीब 20,000 लाइफ जो हैं बचाई जा सकती हैं, जो रोड एक्सीडेंट में गंवाई गई हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड की क्वालिटीज़ पे, और जो दिक्कत, जैसे कभी कभी रोड में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको अगर सही से तुरंत उसको सही कर दिया जाए तो ये सब चीज़ें जो हैं, अवॉइडेबल जो चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं और 20,000 जानें बचाई जा सकती हैं। आप जानते हैं ये हर एक जान बहुत ही ज़्यादा अनमोल होती है। तो 20,000 जो है ये डेटा है, आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद मेज़र में देखें तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट रूल एंड फाइन। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए ताकि लोग जो है रूल को फॉलो करें। जैसे कि रूल में आ गया ड्रिंक एंड ड्राइव, जो है मना, रूल को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये बात हुई स्ट्रिक्ट रूल की। फिर उसके बाद देखें इम्पॉर्टेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो इम्पॉर्टेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड यानी कि जो कार्स हैं उसमें एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम हो, ठीक है। और यदि अगर कुछ कार आती हैं ऐसी कि अगर मान लीजिए क्रैश होने वाला होता है तो उसमें जो है क्रैश होने से पहले उसमें जो ब्रेक सिस्टम है अपने आप काम कर लेंगे और तुरंत ब्रेक लग जाएगा, तो जो इम्पैक्ट था वो कम हो जाएगा। तो ये सब स्टैंडर्ड लगाने चाहिए जो इंडिया में जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनको हालांकि कॉस्ट बढ़ जाएगा लेकिन लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉस्ट नहीं होता आई थिंक। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैकेनिज़्म। फिर भारत NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है,
जो इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड सेफ्टी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आता है। तो ये जो है कार, जो भी नई कार बनती है तो उसको चेक करेगा, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, और उसको जैसे कार क्रैश करके जो हम लोग ने अभी बात की थी, जो ये असेसमेंट प्रोग्राम था, तो उसी तरह से इंडिया का भी ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है जिसको प्रॉपरली अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ट्रेनिंग जैसे कि लोगों को जो वो मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, वो बिना ट्रेनिंग के प्रॉपर अच्छे से उनको ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान के साथ साथ दूसरे की भी जान रोड पे खतरे में डाल रहे हैं। तो दिस वाज द रीज़न, ये सब ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसके बाद ऑडिटिंग हमेशा होनी चाहिए। स्पीड डिटेक्शन डिवाइस कि रोड पे जो भी आप देखते होंगे, अगर आपने कुछ इन सीरीज़ देखी होंगी हॉलीवुड की या फिर बाहर की, तो उसमें देखते होंगे कि थोड़ी सी भी अगर स्पीड बढ़ जाती है रोड पे लोगों की, तो तुरंत पुलिस ऑफिसर उनके पीछे आ जाते हैं और फिर उनको जो है उनका लाइसेंस काट देते हैं, और यही सब दिक्कत उनको हो जाती है बाद में। तो लेकिन इंडिया में आपने कभी ऐसा, रेयरली, मुश्किल से ही हुआ होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। स्पीड डिटेक्शन डिवाइस, ई चालान का प्रोविज़न करना चाहिए, ताकि आप जानते हैं कि लोग क्या होता है कि चालान कहीं पे काट दिया तो चलिए ठीक है, आपको चुपके से मैं पॉकेट में रख दे रहा हूँ और फिर आपका चालान नहीं काटूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ई चालान रहेगा ताकि जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे इस सिस्टम में। और उसके बाद सेफ्टी मेज़र तो आप जानते हैं, जैसे रोड पे जो है ये जो हम्स होते हैं, स्पीड हम्स होते हैं, जहाँ पे जो ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट के चांसेस है, जहाँ पे स्पीडिंग होती है, वहाँ पे प्रॉपरली हम्स होने चाहिए। रेस्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऑप्टिकल मार्किंग, जो आप रोड पे चलते होंगे तो बीच में कैसे डिवीज़न होगा, और अलग अलग जो रोड के जो स्टैंडर्ड हैं वो लिखे रहते हैं कि आगे वही जो सिस्टम रहता है, यहाँ पे जो कोई भी एरिया है, यहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, या फिर बहुत सारी चीज़ें वो लोगों को अवेयर करने के लिए वह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये रही मेजर्स की बात। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट देखते हैं कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे प्रोविज़न है जो रोड सेफ्टी पे बात करते हैं। तो सबसे पहला है ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, जो कि 2015 में डिक्लेयर किया गया था, और ये डिक्लेरेशन जो है ये रोड सेफ्टी पे बेस्ड है और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। और अगर SDG की बात करें, SDG 3.6 जो है ये बात करता है कि इंडिया जो वर्ल्ड में जो ग्लोबल डेथ हो रही है किसकी वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से, उनको हाफ करना है, आधा करना है। कब तक? 2030 तक। हमें SDG कब तक? 2030 तक जो है इसको अचीव करने हैं। फिर उसके बाद डिकेड ऑफ एक्शन जो है रोड से, ये जो 2021 से लेकर 2030 तक का जो टाइम है, ये रोड सेफ्टी डिकेड जो है, डिकेड मतलब 10 साल का जो टाइम है उसको डिकेड किया गया है ताकि लोगों को और अवेयर किया जा सके। और फिर UNGA ने अडॉप्ट किया था एक रिजोल्यूशन, जो ये जो SDG जो 3.6 है, इसी से रिलेटेड ये जो UNGA का अडॉप्शन है, सेम चीज़ थी कि 2030 तक हाफ करनी है जो रोड एक्सीडेंट है। फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम है, ये भी रोड सेफ्टी की बात करता है। ये बात की ग्लोबल की, अब चलिए लोकल पे आते हैं। तो इंडिया में अभी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आप जानते हैं 2019 में उसको अमेंड किया गया है। और फिर उसके बाद कैरेज बाई रोड एक्ट, ये भी इसी से रिलेटेड है कि रोड पे जो ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीज़ें होती हैं रोड सेफ्टी से ही रिलेटेड है। फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे, लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2020, जो हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे जो रूल्स होता है ये इसके थ्रू मैनेज किया जाता है, इस कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट के थ्रू। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके अंतर्गत ये हमारी जो ये नहाई जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इसको बनाया गया था। तो ये बात हो गई इंडिया के सारे जो एक्ट हैं जो कि रोड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। तो देखिए एक्ट बहुत सारे हैं इंडिया में, ग्लोबल में, सब जगह, लेकिन हम लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने अगर जो है ये कर दिया कि हाँ सीट बेल्ट पहनना होगा और ये पीछे ये जो सीट बेल्ट है, लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। तो रूल्स तो बनते रहेंगे, रूल्स बिगड़ते रहेंगे, लेकिन ये है हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको प्रॉपरली इनका पालन किया जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।